वाक्य याद आता है जो काफी फेमस है, एक किताब में पढ़ा था। अ गुड डिस्कशन इंक्रीजेस द डायमेंशंस ऑफ एवरीवन हु टेक्स पार्ट। ऐसा नहीं है कि जब हम चर्चा करते हैं तो सिर्फ हम ही को लाभ हो रहा है या केंद्र सरकार को या इस विभाग को लाभ हो रहा है। चर्चा में से आप सबको भी लाभ होता है, आप सब भी उसमें से कुछ निचोड़ लेके जाते हैं। आप सबको भी अपने अपने काम में कुछ ना कुछ नए तरीके से, जैसा दीदी ने कहा, परिवर्तित रूप से सोचने के लिए, आगे काम करने के लिए शायद कुछ नई विचार आए, कुछ प्रोत्साहन मिले। तो इससे ये गिव एंड टेक होते हैं। डिस्कशन इज ऑलवेज टू वे, और इसीलिए आप सबने समय निकाला। मैं उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, जो भी आज इस कार्यशाला में। आप सोचोगे मैं इतनी सारी किताबें क्यों लेके आया। आजकल मैं कौटिल्य की अर्थशास्त्र पढ़ रहा हूं, और ये भी मुझे एक राज्य के मंत्री ने दी थी कुछ समय पहले। अब वो नहीं है मंत्री, लेकिन जब उन्होंने दी थी और मैंने पढ़नी शुरू की, तो आप सोचिए कितनी पुरानी है। कब चाणक्य ने इस विषय को गंभीरता से पूरा डॉक्यूमेंट किया। और ये मैं इससे कह रहा हूं कि हम तो आज बैठे, हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के सब कानून देखते हैं, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें आया द चीफ कंट्रोलर ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, अर्थशास्त्र में। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जिक्र किया। मेन पार्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज का है, पनिशमेंट की सिर्फ एक ही लाइन है, ओनली वन लाइन। मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूं आपको कि ये काम बड़े जिम्मेदारी है। वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारे जितने अधिकारी इसमें जुड़े हुए, पहले कैसे होता था, क्या होता था, उसमें मैं जाना ही नहीं चाहता। उसके बारे में जाऊंगा तो मुझे अपने खुद के स्वयं के अनुभव भी याद आएंगे जब मैं बिजनेस करता था। फिर याद आएगा मुझे कितना हैरेसमेंट झेलना पड़ा इस विभाग से। फिर याद आएगा किस तरीके से आके बंदूक रख के सिर पे, तो मुझे वो याद नहीं करना, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है याद, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे बल दिया है कि हम सबकी सामूहिक कर्तव्य है। ये जो विषय है, ये ऐसा नहीं है कि कोई केंद्र सरकार ने कानून बना दिया तो खुली छूट मिल गई। ये कर्तव्य है कि उपभोक्ता के साथ कोई अन्याय ना हो। और हमारा कर्तव्य उतना ही व्यापारी की तरफ या उद्योग की तरफ भी है कि उनका भी जीना हराम नहीं कर सकते, उनका भी जीना या उनको भी प्रताड़ित नहीं कर सकते, उनका भी काम सरल तरीके से चले। कौन बेईमानी करता है और क्या बोनाफाइड मिस्टेक है, उसको बड़े सरल तरीके से सब समझते हैं। और मुझे लगता है कि हमारा फोकस रहना चाहिए कि कैसे, कहां पे मेंस्ट्रिया है और कहां बोनाफाइड डिसीजन। उदाहरण के लिए, जहां पे वेट एंड मेजर का कैलिब्रेशन होता है, अगर वहां कुछ गलत हो तो पूरी सख्ती से हमें उठना चाहिए, क्योंकि वहां फिर बोनाफाइड नहीं माना जा सकता। अगर आपको एक लाइसेंस मिला है, आप सर्टिफाइड अथॉरिटी हैं, जिसके सर्टिफिकेट की इतनी वजन है, उसका खुद का इतना वजन है कि उसमें गलती की कोई संभावना नहीं होती, और वहां कोई गलत करे तो मैं आखिरी व्यक्ति हूं जो कहूंगा वहां कोई रियायत करे। इसमें भी लिखा है, all measuring instruments shall be inspected and stamped once every 4 months on payment of stamping fee। आप सोचिए कितने सदियों पहले की ये विचारधारा है। फिर पूरी डिटेल में कंट्रोल में लिखा है कैसे होगा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स shall be inspected and stamped once every 4 months, और ब्रैकेट में आगे लिखा है ऑल डिटेल्स अबाउट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर गिवन इन अपेंडिक्स 1। सोचिए तब से इसके बारे में कितनी गंभीर चिंता थी
कि उपभोक्ता के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, और फिर बाकी अलग अलग चीजें हैं। तो रियली कंट्रोलर ऑफ वेट्स एंड मेजर्स का बेसिक डॉक्यूमेंट इतना है, दैट्स इट, छोटे मोटे। और आज पे आए अगर, ये आपकी लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, अलग अलग उसके पहलू और उसके रूल्स। कौन सा व्यापारी, कौन सा उद्योग, मैं तो समझता हूं बड़े से बड़ा भारत का उद्योग, कौन सा उपभोक्ता इसके ऊपर समझ के कार्रवाई कर सकता है। मेरे समझ के बाहर है, मुझे मालूम नहीं, अधिकारियों को ज्यादा इसकी जानकारी होगी। मैं अभी अभी इसका एक हिस्सा देख रहा था, जब भी ध्यान आया बैठे बैठे तो एक किताब मंगाई, भाई मार्जिन ऑफ एरर क्या दिया, व्हाट इज द मार्जिन ऑफ एरर। तो अधिकारियों ने मुझे अभी मार्जिन ऑफ एरर बताया, शायद 10 किलो पे 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम, 10,000 ग्राम में 1.5 ग्राम। अब मैं उसको इससे नहीं आर्ग्यू कर पाया क्योंकि मुझे बता दिया गया ये अंतरराष्ट्रीय मानक है, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर वैसा है तो मैं तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड से दूर नहीं जा सकता। इनफैक्ट शायद 50 किलो पे तो 7.5 ग्राम है। मेरी समझ के बाहर है। जो गोनियों में आप अनाज देते हो, हमारे विभाग है ना दूसरा, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, 50 किलो की गोनी होती है, मैं 7.5 ग्राम को मेजर करके बता दे मुझे, 7.5 ग्राम की एक्यूरेसी पे हम खरीदते हैं। आई थिंक बी एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड प्रॉब्लम। मैं इससे ये कह रहा हूं कि हमने सबने मिलके सोच समझ के और सरलीकरण करना पड़ेगा कि कैसे ये पूरा प्रोसेस ईमानदार व्यवस्था की तरफ जाए। जो गलत कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन हमें प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ेगा क्या संभव है क्या नहीं है। हो सकता है कि आपके ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो हमें जाना है, लेकिन वो किन प्रोडक्ट्स पे किस टाइप की चीज के ऊपर अप्लाई करेगा, पर्दाफाश करके। अच्छा, मैंने ये अक्टूबर 20 से शुरू किया था ना मामला, तो उसके बाद भी आप देख लीजिए 21-22 मेरे मन में था कि अब ये मामला उजागर हुआ है तो शायद अब सेकंड ऑफेंस बढ़ा के जस्टिफाई करने की कोशिश होगी कि जरूरी है, क्योंकि लगभग कई राज्यों ने इसको ऑब्जेक्ट किया। तो वो भी नहीं, सिस्टम परफेक्ट है, सिस्टम में कोई बदलाव नहीं। और ईमानदारी ऐसी आ जाती है 4,000-2,000 के चालान के बाद कि 3 ही सेकेंड ऑफेंस 20-21 में। कोविड में दुकानें कुछ समय के लिए जरूर बंद हुई थी, पर ऐसा नहीं हुई थी कि सेकेंड ऑफेंस कोई कर ही नहीं दे। जब ऐसे तो कोविड में दुकानें बंद हुई 3 महीने के लिए समय, उसके बाद जब खुली होगी तब तो वैसे ही बहुत केसेस मिल जाते सेकेंड ऑफेंस। अब इस पे आप लोग सब विचार करना, और फिर आज की जो कार्रवाई होगी रात दिन भर की, उसके बाद मैं समझना चाहूंगा कि क्या सबकी सोच है, कैसे अंतरराष्ट्रीय मानक को रखते हुए क्या हम कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस पे आ सकते हैं, क्या अलग अलग वस्तु की एक अलग इंपॉर्टेंस या सोचने के विचार करने की आवश्यकता है। जो ये 1 लाख केसेस है उसका कितना एनालिसिस आप सबने किया है? क्या आप लोगों ने कभी विचार किया है कि गहराई में जाएं कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स, किस टाइप के ऑफेंडर्स हैं? क्या ठेले वाले के ऊपर वही मापदंड लगेगा जो सोने की दुकान पे लगता है? ये सब चीजों को मैं समझता हूं, मेरा पर्पस ऑफ ऑल ऑफ दिस एफर्ट वाज कि आप सबका मन खुले और आपके दिल में थोड़ी संवेदना हो। भाई अभी तो सरकार में भी अच्छी तनख्वाहें मिलती है, ऐसी भी कोई हालत नहीं है कि सरकार में काम करने में कोई तकलीफ है। क्या आप थोड़ी संवेदना के साथ एक ऐसी अच्छी ईमानदार व्यवस्था इस विषय में बना सकते हैं क्या देश पर?
जो कैलिब्रेट करते हैं उसको जरा भी रियायत मत दीजिए, जो सर्टिफाई करते हैं उसको जरा भी रियायत मत दीजिए। अगर कोई व्यक्ति इंस्पेक्टर जाके गलत वेट के बावजूद अप्रूव करते हैं उसको जरा भी रियायत मत दीजिए। अगर कोई मंत्री भी इंटरफेयर करते हैं आपके काम में और बोलते हैं कह रहे उसने गलत वेट था पर उसको छोड़ दो, तो वहां पे भी आपको रियायत नहीं देनी चाहिए, आपको कंप्लेन करना चाहिए। और जो भी उस राज्य के मुख्यमंत्री है, मैं जरूर एक्सपेक्ट करूंगा कि वो लोग जब उन मंत्रियों को मेरे से काम पड़े और समय मांगे तो हम भी बहुत बिजी हो जाएंगे उस टाइम। और क्या तरीका है? आखिर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आ सकते हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से मंत्री आ सकते हैं, सिक्किम और मणिपुर इतनी दूर से हमारे मंत्री आ सकते हैं। क्या विषय मंत्री आने नहीं आने का नहीं है, विषय है कि कैसे उपभोक्ता का भी कोई नुकसान नहीं हो, लेकिन समझदारी से कानून बने और गलत काम इस विभाग में कैसे बंद हो, इसके ऊपर हम सबको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अगर कौतल्या ने 2500 वर्ष पहले से भी अधिक शायद मुझे इतना, अगर उन्होंने भी इस बात की चिंता एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कर्तव्य के रूप में देखी, तो मैं समझता हूं हम सब भी उससे कुछ दिशा निर्देश दें, कुछ सीखे समझें। देश का विकास कर रहा है, देश का तेज गति से विकास कर रहा है, उसके लिए लोगों को सहूलियत मिले, व्यापार करने के लिए सरलता से व्यापार हो सके, बेबुनियाद समय लोगों का बर्बाद ना हो, लेकिन साथ ही साथ हर जगह ईमानदार व्यवस्थाएं स्थापित करने की प्रतिबद्धता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अटूट भी है और अटल भी है। उनका वाक्य एकदम फेमस है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ये हम सबके लिए अप्लाई करते हैं। और मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम सिर्फ जागो ग्राहक जागो एक मात्र स्लोगन नहीं बना के छोड़े, विषय को गंभीरता से देखें, कंज्यूमर्स की अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स करें, कंज्यूमर्स को समझाएं कि अगर आपके साथ गलत होता है तो आप आवाज उठाएं, क्योंकि आप आवाज नहीं उठाते हैं तो शायद कोई और गरीब उसका नुकसान भुगते। ऑर्गेनाइजेशंस भी आज उपस्थित है, मैं आपसे भी चाहूंगा, और इसमें खासतौर पे जो पढ़े लिखे हमारे लोग हैं, हमारे जो मिडिल क्लास है, उसने इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। हमारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे इस विषय को उजागर करना चाहिए। कई बार सामान्य आदमी इतना ज्यादा उसके पास समय नहीं होता है, इतना ज्यादा इन चीजों को सोचता है कि भाई ये तो मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैसे ही बहुत अनाज दे दिया, 5 किलो हर व्यक्ति को हर महीने 25 महीने तक मिले, बहुत अनाज दे दिया। गरीब आदमी शायद सोच सकता है कि ठीक है, आधा किलो कम मिला या 100 ग्राम कम मिला, मैं कहाँ भागूंगा, कल वो फेयर प्राइस शॉप वाला मेरे ही पीछे पड़ जाएगा, अधिकारी मुझे ही तंग करेंगे और मैं कहाँ कंप्लेन करूं। हो सकता है उनके लिए कठिनाई भी हो, पर जो जागृत समाज है, जिसको इन चीजों की चिंता है, जिसको ध्यान आता है कि छोटी छोटी चीजों से समाज बिगड़ता है, समाज की सोच बिगड़ती है। और मैं कई बार यह उदाहरण देता हूं कि अगर 6 दुकानें हैं और उसमें एक व्यक्ति भी गलत काम करता है, तो बाकी 5 दुकानों को या तो अपना व्यापार बंद करना पड़ेगा अगर वो ईमानदार रहना चाहे, या आस्ते आस्ते दूसरा, तीसरा, चौथा सब बेईमानी करनी शुरू करें, तो वापस लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाता है। पर क्या ये इस देश और समाज के लिए अच्छा है? क्या हम इस प्रकार की व्यवस्थाएं स्थापित करना चाहते हैं, हमारे बच्चों के पास छोड़ना चाहते हैं, अगली पीढ़ी को ये विरासत में
हम सबकी वजह से ये छोड़ के जाना चाहते हैं? इस पे जरा आप सब लोग विचार करिए। और मैं समझता हूं हम सबका संयुक्त दायित्व है, इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम सबको मिलके इसके ऊपर काम करना कि व्यवस्थाएं भी अच्छी हो, सरल हो, बेईमानी बंद हो, लेकिन उपभोक्ता का भी पूरी तरीके से ख्याल रखा जाए और प्रैक्टिकल तरीके से, रिकग्नाइजिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड ऑल। पर मुझे लगता है प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा, हमारे अधिकारियों की भी सुननी पड़ेगी कि भाई उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट है कि नहीं, क्या आस्ते आस्ते हम कोई तरीके से सबको डिजिटल बेस स्केल्स की तरफ लेके जा सकते हैं। 30 मई को जब वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे सेलिब्रेट करने का अवसर होगा, तब तक हम ये कोशिश करें कि हम सब मिलके एक कैंपेन रूप में अगले 10-11 दिन इस विषय को रोज चाहिए तो डिस्कस करें, हैमर करें, विचार विमर्श करें, लोगों की सलाह मशवरा करें, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से बात करें, अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी इस पे मंथन हो, और 20 तारीख तक कुछ ना कुछ एक नया पारदर्शी ईमानदार व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन देने वाला और साथ ही साथ ग्राहकों को की चिंता करने वाला एक अच्छा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट की दिशा में प्रगति करें, अच्छी प्रगति करें, या उसको तैयार करें, पब्लिक डोमेन में डालें फाइनल कंसल्टेशन के लिए। इससे देश का भी हित होगा, उद्योग और व्यापार का भी हित होगा, और उपभोक्ताओं का भी हित होगा। आप सब आए, उसके लिए पुनः एक बार आप सबका धन्यवाद करते हुए और उम्मीद करते हुए कि आज की ये कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी, और आज का ये दिन सभी की याददाश्त में रहेगा कि इस दिन हमने फाइनल किया था देश के भविष्य को, भविष्य में सरल व्यवस्थाओं को और ईमानदार व्यवस्था। अच्छे दिन भर के सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग विषयों के ऊपर आज चर्चा होने वाली है, अलग अलग मंत्री अलग अलग विषय के पैनल को चेयर करेंगे या को-चेयर करेंगे, और मिलके हम एक नया इतिहास रचें। इस आशा के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म दिवस है, उस दिन ये अच्छा कार्य हो रहा है, मैं समझता हूँ। इज दैट राइट? नहीं, 7 तारीख को था, माफ करिएगा। आज पार्लियामेंट में फ्लोरल ट्रिब्यूट था, इससे मुझे ध्यान आया। पर अगर आप सभी को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इतने पावन, इतने शुभ दिन पे हम सब मिल रहे हैं, जो उन्होंने कल्पना की थी इस देश की, उस कल्पना को साझा करने के लिए हम सबके पास मौका है।